नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आका स्टडी क्लासेज में। आज चालू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 8 का इतिहास, जिसका पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो देखिए, इसमें दिया है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसके विषय में बता रहा है। सबसे पहले, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण होते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। ये बात सही है क्या? जो आदि मानव थे पहले, क्या वही वो लोग भी चाय पीते थे? नहीं ना। तो फिर कब से चालू हुआ होगा? यदि आप दिमाग पे जोर डालो तो आपको आश्चर्य होगा कि यार कब से चालू किया होगा इन लोगों ने। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। क्या जब अकबर थे, या इसके पहले के जो शासक थे, सम्राट अशोक थे, क्या उस समय रेल थी? क्या नहीं थी ना। अंग्रेजों के समय में रेल आई, लेकिन अंग्रेजों के समय में भी शुरू से नहीं थी। तो ये सवाल आपके दिमाग में उठते होंगे। विश्व स्तर में रेल की शुरुआत हुई है 1825 में, जबकि भारत में हुई है इसकी शुरुआत 1853 में। तो ये तो हमें मिल गई जानकारी, लेकिन हर चीज की जानकारी थोड़ी दी जा सकती है। आगे चलते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। आज तो आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप आप चला रहे हैं, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं, जिससे आपको हर जगह की जानकारियाँ मिल जाती हैं। लेकिन उस समय ये सब नहीं था, तो कैसे जानकारी मिलती थी? और रेलगाड़ी, चार पहिया गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये वाहन भी नहीं थे, तो कैसे? ये यदि आप सोचें तो आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया कि भैया ऐसा है कि 1 जनवरी 2024 से हम लोग चाय पीना चालू कर दें, या 1 जनवरी 1920 से हम लोग चाय पीना शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए थे, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बात बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। क्या वजह है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज
पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी। तो ये तिथियां तो अभी भी बताई जा सकती। हम लोग भी अपना बर्थडे मनाते हैं तो एक निश्चित तिथि को मनाते हैं, किसी की 13वीं या वर्षी होती है तो निश्चित तिथि की होती है, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं तो निश्चित तिथि की होती है। आपका एडमिशन कहीं हुआ है तो ये तारीख आपको याद रहेगी, आपकी कब नौकरी लगी ये तारीख आपको याद रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें तो याद रहती हैं। लेकिन जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगे हैं। जैसे यदि आप बात कर लो 28 फरवरी की, यदि सबके लिए 28 फरवरी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जिसकी इस दिन शादी हुई है उसके लिए इसका महत्व हो सकता है। यदि किसी का इस दिन जन्म हुआ है तो उसके लिए ये तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है। तो वही वो कह रहा है कि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। कैसे? शादी की यदि आपकी 28 है फरवरी तो ये महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आपके जन्म की तारीख 1 जनवरी है तो अब यहाँ पे 1 जनवरी महत्वपूर्ण हो गई, यानी मुद्दा बदल गया तो तारीख भी बदल गई। ये शादी की तारीख है तो ये तारीख उस समय महत्वपूर्ण हो गई, ये जन्म की तारीख है तो उस समय ये तारीख महत्वपूर्ण हो गई। तो यानी यदि मुद्दा बदलेगा तो आपकी तारीख भी बदल जाएगी और वही तारीख फिर महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन कब थे? 1947 स्वतंत्रता के समय। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यानी ये जो वायसराय बने, ये जो अधिकारी थे, यदि इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया तो फिर वो तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है और वो अधिकारी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सती प्रथा की बात आए तो सती प्रथा एक महत्वपूर्ण विषय है। तो सती प्रथा फिर किस गवर्नर जनरल के समय में आया और ये कब समाप्त हुआ है, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस समय पे वो गवर्नर जनरल भी महत्वपूर्ण हो गए और वो तिथि भी महत्वपूर्ण हो गई। आगे कहता है, यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या किया जाए?
जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यदि जन्म हो रहा है तो जन्म की तिथि तभी महत्वपूर्ण है जब जन्मदिन हो रहा है। यदि शादी हो रही है तो शादी की तिथि महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो यानी अलग अलग मुद्दा, जब गवर्नर जनरल की इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं तो फिर वही तिथियां महत्वपूर्ण होंगी कि उसने कौन सा एक्ट लाया, उसने कौन सी चीज समाप्त की। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। किसने लिखी? जेम्स मिल ने लिखी और 1817 में लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। तो ये 3 खंडों में क्यों बांट रहे हैं? हिंदू, यानी आप देखा जाए तो पहले जो शासन था वो हिंदुओं का रहा। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, ये सारे हिंदू रहे। फिर सल्तनत काल आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, इल्तुतमिश आ जाता है, रजिया आ जाती है। फिर यहाँ पे 1526 से बाबर आ जाता है तो मुगल वंश। तो ये सब लोग मुस्लिम रहे तो ये मुस्लिम वंश हो गया। फिर ब्रिटिश आ गए, जब अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और सन 1765 से जब ये लोग जीत लेते हैं, 1765 में जीत नहीं लेते, 1765 में संधि होती है और जो बक्सर का युद्ध होता है वो होता है 1764 में। इसी के अधीन ये 1765 में संधि होती है इलाहाबाद की। तो यहाँ से अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में कायम हो जाता है। तो इस तरह से 3 कालखंडों में विभाजित करके इसने पूरा इतिहास लिखा। किसने? जेम्स मिल ने। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? देखिए क्या कह रहा है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतें, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि वो भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यानी जो जितना ताकतवर है वही हिंदू राज करेगा, वही मुसलमान राज करेगा, ऐसा जेम्स मिल कह रहे हैं। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का बोलबाला था। ये जेम्स मिल ने बताया और काफी हद तक सही भी बताया है। हिंदू मुस्लिम भी चल रहा था, जातिगत छुआछूत तो अभी भी हमारे यहाँ देख लो विद्यमान है, पूरी तरह से नहीं खत्म हुए। अंधविश्वास अभी भी विद्यमान है, कहाँ खत्म हुए हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। इसी चीज को देख लीजिए, तमाम जो आए गवर्नर जनरल, उन्होंने समय समय पे समाज सुधार के लिए तमाम कानून लाए तो हैं, जैसे सती प्रथा हो गई। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि अकबर जब शासन कर रहे थे तो अन्य जगह पे जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ पे क्या अकबर ही बैठा था? वहाँ पे हिंदू राज्य भी तो थे, उसके अधीन थे लेकिन हिंदू राज्य थे, ऐसा तो नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं
कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उसके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे इसी अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, बल्कि अंग्रेज तो हमारे यहाँ के धन को लूट लूट के सब इंग्लैंड पहुंचा रहे थे। तभी तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि आगे है, औपनिवेशिकता औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई, जैसे नील की खेती करवाते थे, यहाँ से सस्ते दामों में ले जाते थे और इंग्लैंड में बढ़िया उनको इसका फायदा होता था और अधिक मूल्य में बेचा करते थे। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास? पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? अंग्रेजी प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मानता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। यह समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। अब आज भी हैं देखिए। और रिकॉर्ड नहीं रखे जाएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ही। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उस समय छपाई वाला तो काम नहीं था, न टाइपिस्ट थे, न कंप्यूटर थे कि चाहे जितनी प्रिंट निकाल लो। यानी यदि किसी लेटर की 4 प्रतियां चाहिए तो 4 बार उसको उन्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। ये देखिए, ये अंग्रेजों ने बनवाया था 1920 में। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उन्हें खुशनसीबी की माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी, सुलेख लिखने वाले, तो वही तो है, बार बार उन्हें लिखना पड़ता था। फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं कि एक लेटर की फोटोकॉपी करा लें।
और जो बहुत सुंदर ढंग से लिखे करते थे वो सुलेखनवीसी हो गए, और खुशनवीसी भी लिखने वाले ही हैं पर जो कम अच्छा लिख पा रहे हैं, लेकिन सुलेख यानी सुंदर लेख। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगीं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। बिल्कुल सही है। यदि आपको किसी देश में शासन चलाना है तो वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है, ये जानना जरूरी है। और इसीलिए अंग्रेजों ने 1784 में बंगाल में एक संस्था की स्थापना भी की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी कराई जाने लगी। भारत में जनगणना चालू हो रही है 1872 से, और नियमित जनगणना चालू हो रही है 1881 से। तो ये जनगणना चालू होने लगी 10-10 साल में। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण यानी खुदाई वाला, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, भारत में वन कितनी है, संपदा कितनी, कहाँ कहाँ कैसी किस प्रकार की लकड़ी पाई जाती है, आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 की ये तस्वीर है। ये बंगाल की है जहाँ पे मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। ये देखिए सभी लोग इकट्ठा हैं और इसी विषय पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये इनके रुकने के लिए व्यवस्था है। इनसे यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राएं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है और आगे क्रमशः जो है अध्याय 2 प्रारंभ होगा। तो यदि ये चैप्टर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।